शोल्डर्स और गर्दन के एक्सरसाइज के बाद, जैसे ये शोल्डर्स की एक्सरसाइज है, शोल्डर से संबंधित है। इस तरह से जब हम इसको एक्सेल और इनहेल कर रहे हैं तो इसमें छाती का पूर्ण रूप से खुलना ज़रूरी है, और ये आधे धनुष के तरह इस तरह से दोनों हाथों को अधिक से अधिक बाहर की ओर फैला देना है। ये शोल्डर से संबंधित एक्सरसाइज का जो अगला स्टेप है वह इस तरह से एड़ी और पंजू थंब पाँव के अंगूठे को मिलाते हुए और हाथ की उंगली को एक दूसरे के अंदर फंसाते हुए, फिट करते हुए पंजों के बल पर कमर से ऊपर वाले हिस्से का खिंचाव करना है, अर्थात ताड़ासन में जाना है। इसको भी अपने समय के अनुसार 10, 20, 150 के क्रम में किया जा सकता है। जब ये अगला जो शोल्डर से संबंधित एक्सरसाइज है वह इस तरह से दोनों हाथों को जब हम एक हाथ ऊपर ले जा रहे हैं, एक हाथ जैसे ऊपर ले जाते हैं और दूसरे हाथ से ये इस तरह से रस्सी खींचने का इसमें की कल्पना करते हुए रस्सी खींचने का अभ्यास इसमें करना है। इस तरह से ऊपर नीचे पूरा शरीर नहीं हिलेगा इसमें, केवल इसमें शोल्डर्स और हाथ के पंजों का ही इसमें अभ्यास किया जाना है। और ये रोटेट इस तरह से, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट यहाँ पर शोल्डर्स का किया जाएगा। अब ये एक एक करके 1 by 1 इस तरह से 1 by 1 बाजुओं को घुमाकर शोल्डर्स में फोकस करते हुए रोटेट करना है। अगला जो स्टेप है उसमें एक हाथ जैसा कि हमने थाई के नज़दीक रोक दिया है और दूसरे हाथ को कान के ऊपर से होते हुए तिर्यक इसमें घुमाना है और अपनी दृष्टि को भी हाथ की ओर रखते हुए देखना है। ये चक्रासन है। उसके बाद जब गर्दन से संबंधित एक्सरसाइज हो जाते हैं, योग हो जाते हैं, तो फिर इसमें बैठकर ये शोल्डर से संबंधित एक्सरसाइज के उपरांत फिर हमें गर्दन को भी रोटेट किया जाना है, लेफ्ट राइट। और एक पहले तो हम केवल गर्दन कान को शोल्डर तक ले जाने का अभ्यास करते हैं, उसके बाद दाएं बाएं देखने का अभ्यास करते हुए गर्दन को दाहिनी ओर और उसके बाद बाईं ओर इसमें ले जाते हैं। उसके बाद क्लॉकवाइज, जब हम क्लॉकवाइज गर्दन घुमा रहे हैं तो ये फोकस हमारा पीछे होना चाहिए, गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाना है, बल्कि सेंटर से होते हुए बैक साइड से ही इसमें गर्दन का रोटेशन किया जाना है। गर्दन से संबंधित एक्सरसाइज में ये पाँव का कोई आसन तो नहीं बनाना है इसमें, लेकिन पंजे एक दूसरे, पाँव के घुटने एक दूसरे से मुड़े रहेंगे और दोनों हाथों को पीछे की ओर करते हुए अपनी गर्दन पीछे झुकाते हुए अधिक से अधिक गर्दन का झुकाव पीछे करते हुए आसमान की ओर देखना है और इसमें सामर्थ्य के अनुसार रोका जाना है। उसके बाद ये हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फिट करते हुए हैंड ब्रेन में और उसके बाद कान के नज़दीक दोनों हाथों से दाएं बाएं इसको रोटेट किया जाना है। ये हाथों को भी इस तरह से इसमें ठीक से रोटेट कर लेते हैं, एक दूसरे के अंदर हाथों को इस तरह से रिंग छड़ा बनाते हुए इसमें घुमाया जाना। शोल्डर से संबंधित और गर्दन से संबंधित जब योगासन ठीक से हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हमने उत्सासन में जाना है। जैसा कि उत्सासन में जब हम जा रहे हैं तो पीठ कमर के हिस्से को धनुष सा आकार देते हुए ऊपर की ओर उठाना है और सामर्थ्य के अनुसार इसमें रुकना भी है,
जितनी देर हम उस आसन में रुक सकते हैं, रोकने का अभ्यास किया जाना है। उसके बाद ये मंडूकासन पर जाएंगे। मंडूकासन जैसा कि नाभि को फोकस करना है, पेट अंदर खींचना है और माथे को कारपेट में रोकते हुए इस तरह से पेट का इसमें झुकाव किया जाना है। नाभि को अंदर जब हम खींचते हैं, पेट अंदर खींचते हैं, तो नाभि भी का क्षेत्र भी अंदर की ओर खींच जाता है। शोल्डर से संबंधित, गर्दन से संबंधित और कमर से संबंधित सामान्य योगासन जब पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद अंत में इसको शीर्षासन में जाने का अभ्यास किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि शीर्षासन में जाने से पहले इस प्रकार से गर्दन से संबंधित और शोल्डर से संबंधित, एल्बो से संबंधित, कमर से संबंधित, टेल बोन से संबंधित एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। शीर्षासन में जब हम जा रहे हैं तो जैसा कि ये अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें शीर्षासन में अधिक से अधिक समय तक इसमें रुकने का अभ्यास करना है और यहाँ पर एक संख्या पर अपने मस्तिष्क को, अपने ध्यान को कंसंट्रेट किया जाता है, कंसंट्रेट भी कर लेते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जैसा कि पाइवोट नाजुक संधि है, इसमें बाधा आने की संभावना बन जाती है। तो अपने माइंड का, ध्यान का, कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। शीर्षासन के पश्चात, शीर्षासन के बाद हमने पद्मासन में बैठकर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, इस तरह के जो प्राणायाम है वो यदि हम कर लेते हैं तो इसमें जैसा ही अनुलोम विलोम में जाने से पहले कपालभाति का होना जरूरी है, अर्थात अपने नाभि को अंदर की ओर खींचना। अनुलोम विलोम में ये दोनों पहले एक नासिका से इंस्पिरेशन होगा, उसको रोका जाएगा और उसके बाद दूसरे नाक से इसका एक्सपिरेशन होगा या इसको निःश्वसन होगा, यानी रेचक कुंभक का इसमें अनुप्रयोग किया जाएगा। जब अनुलोम विलोम की क्रिया पूर्ण हो जाती है, उसके बाद फिर इस